अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 25 सितंबर। आज हम देखेंगे 25 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। आज का पहला सवाल है, हाल ही में कौन सी टीम आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम बन गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। दोस्तों, इंडिया टीम आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम बन गई है। यह है टीम इंडिया अपनी जीत को जाहिर करते हुए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज शुक्रवार 22 सितंबर को शुरू हुई। पहले मैच में भारत ने जीत दर्ज कर ली है और इसी जीत के साथ बड़ा खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गया है। वह टी20 और टेस्ट में पहले से ही शीर्ष स्थान पर काबिज था। इस तरह भारत एक ही समय में तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर आने वाली टीम बन गई है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। कौन सी टीम है? हमारी इंडिया टीम है जो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर है। बात करें आईसीसी की तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 में हुई थी। और इसके सीईओ कौन है? जियो फलार्डिस। और इसके चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। तो इन तथ्यों को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 23 सितंबर। हर साल 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। दिव्यांग लोगों के लिए सांकेतिक भाषा का अत्यंत महत्व है और इसी कारण यह दिन बाधिर व्यक्तियों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पहली बार 2018 में मनाया गया था। और इसे 23 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? तो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ 23 सितंबर 1951 को स्थापित किया गया था। और इस वर्ष की थीम क्या रखी गई है दोस्तों इसकी? तो इसकी थीम रखी गई है अ वर्ल्ड वेयर डीफ पीपल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इस दिवस को मनाए जाने के साथ साथ इसकी थीम भी आप लोग याद रखिएगा। देख लेते हैं 2023 में सितंबर माह में मनाए जाने वाले कुछ अन्य प्रमुख दिवसों को। 9 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया है। तो इन इम्पॉर्टेंट डेज को आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, आप सभी के लिए जनवरी से अगस्त तक की अपडेटेड करंट अफेयर्स की पीडीएफ आ चुकी है और इसमें सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज डिस्कस करके उनके साथ उनसे संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को भी संग्रहित किया गया है ताकि आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाए। दोस्तों, इस पीडीएफ को लेने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत होती है तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, इस पीडीएफ को आप लोग ज़रूर लीजिए, आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। चलिए देख लेते हैं अब अगले सवाल को। हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई के लिए नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक ने। दोस्तों, एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बता दें। एमएसएमई का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। एक्सिस बैंक ने नियो फॉर बिजनेस के लॉन्च की घोषणा कर दी है। यह एक स्पेशल ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो विशेष रूप से भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए तैयार किया गया है। एमएसएमई की वास्तविक, वर्तमान और उभरती लेन देन बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए तैयार की गई यह अपनी तरह की पहली पेशकश है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। एक्सिस बैंक ने नियो फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जो स्पेशली एमएसएमई के लिए तैयार की गई है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। बात करें एक्सिस बैंक की तो इसकी स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 1993 को। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। एमडी और सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी हैं। और चेयरपर्सन कौन है? तो राकेश मखीजा हैं।
दोस्तों आपको बता दें कि एक्सिस बैंक का जो पुराना नाम था, यानी इसकी जब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 3 दिसंबर 1993 को, तो इसका पुराना नाम क्या था? यूटीआई बैंक था। यानी यूटीआई बैंक यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बैंक था और इसके बाद इसका नाम बाद में एक्सिस बैंक के रूप में रखा गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस स्थान को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जागोरोचोरिया। ठीक है, जागोरोचोरिया को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ दिया गया है। एपिरस में माउंट पिंडोस पर पारंपरिक सुरम्य गांवों का एक समूह, जिसे जागरोचोरिया या जागोरी के गांव के रूप में जाना जाता है, को हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया गया है। यह महत्वपूर्ण निर्णय सऊदी अरब के रियाद में विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान लिया गया, जो ग्रीस के सांस्कृतिक विरासत संरक्षण प्रयासों में से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, इस समय यूनेस्को के द्वारा कई सारी हेरिटेज साइट्स को शामिल किया जा रहा है अपने ऐतिहासिक स्थल की सूची में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें यूनेस्को की, तो इसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, और यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। इसके महानिदेशक कौन है? ऑड्रे अजोले। और इसका स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को लंदन में, यानी यूनाइटेड किंगडम में। इसके संगठन में वर्तमान में 193 सदस्य हैं और 11 सहयोगी सदस्य हैं। तो इन तथ्यों को भी आप लोग याद रखिएगा यूनेस्को के बारे में, क्योंकि यूनेस्को इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के रूप में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। हाल ही में कहाँ भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोटा, राजस्थान। राजस्थान राज्य का कोटा शहर पूरे विश्व में दूसरा ऐसा शहर बन गया है जहां अब एक भी ट्रैफिक सिग्नल लाइट नहीं मिलेगी। भूटान की राजधानी थिम्पू के बाद कोटा विश्व का ऐसा दूसरा शहर है जहां ट्रैफिक सिग्नल फ्री कर दिया गया है। आज से कुछ वर्षों तक कोटा शहर में घंटों तक जाम लगता था, लेकिन अब वहां की स्थिति इतनी सुधर चुकी है कि अब वहां पे ट्रैफिक लाइट की ज़रूरत नहीं रही है। तो आप लोग याद रखिएगा, पूरे विश्व में पहला स्थान किसका है? भूटान की राजधानी थिम्पू का। और दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान राज्य के कोटा शहर का, जहां पर कोई भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य की। इसकी राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, और यहाँ से लोकसभा सीट है 25, राज्यसभा सीट है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं पर 1 साल के अध्ययन के बाद अपने निष्कर्ष जारी किए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नासा ने। दोस्तों नासा की बात करें तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका की एक एस्ट्रोनॉट कंपनी है, और इसी ने अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं पर 1 साल तक अध्ययन करने के बाद अपना निष्कर्ष निकाला है। नासा ने अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं पर 1 साल के लंबे अध्ययन के बाद निष्कर्ष जारी किए हैं। नासा ने कहा कि यूएफओ के अध्ययन के लिए नई वैज्ञानिक तकनीकों की आवश्यकता होगी, जिसमें उन्नत उपग्रहों के साथ साथ अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं को देखने के तरीके में बदलाव भी शामिल होगा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, नासा ने जारी किया है। बात करें नासा की, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष रिसर्च एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, और प्रमुख कौन है? तो विल लेंसन है। उप प्रमुख कौन है? पमेला मेलरॉय हैं। तो नासा के बारे में इन तथ्यों को भी आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में आईटी कंपनी विप्रो की नई सीएफओ नियुक्त कौन हुई हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, अपर्णा अय्यर। अपर्णा अय्यर को आईटी कंपनी विप्रो की नई सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। ये है अपर्णा अय्यर, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी विप्रो ने अपने नए सीएफओ का ऐलान कर दिया है और अपर्णा अय्यर को नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया है। इससे पहले इस पद पर जतिन दलाल पदाभूत थे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, परंतु इस्तीफे के बाद भी जतिन दलाल 30 नवंबर तक इस पद पर बने रहेंगे। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। बात करें विप्रो कंपनी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में। सीईओ कौन है? थेरी डेलोपार्ट हैं, और इसके ओनर कौन है? अजीम प्रेम जी हैं। तो इन तथ्यों को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इनको बार बार रिवीजन करते रहिए।
अब देख लेते हैं 2023 में की गई कुछ अन्य प्रमुख नियुक्तियों को जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेस सूचना ब्यूरो महानिदेशक कौन बने हैं? मनीष देसाई। चुनाव आयोग के नेशनल आइकन कौन बने हैं? बने हैं सचिन तेंदुलकर। LIC के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? R दोरईस्वामी। और भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन बने हैं? राकेश पाल बने हैं। दोस्तों, ये सभी नियुक्तियां बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं। आप इन्हें जरूर बार बार पढ़ते रहिए, बार बार याद करते रहिए। हाल ही में विश्व गैंडा दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 22 सितंबर को। विश्व गैंडा दिवस प्रतिवर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है। यह एक वैश्विक पहल है जिसका प्राथमिक लक्ष्य दुनिया भर में गैंडा प्रजातियों के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन गैंडों की सुरक्षा और संरक्षण की वकालत करने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। विश्व गैंडा दिवस के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो गैंडे के सींगों के बड़े पैमाने पर अवैध शिकार के कारण 1990 में अफ्रीका में गैंडा संकट शुरू हुआ था। 2010 तक संकट इतना व्यापक हो गया कि विश्व स्तर पर केवल 30,000 गैंडे ही बचे थे। 2010 में विश्व वन्यजीव कोष दक्षिण अफ्रीका ने गैंडों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए विश्व गैंडा दिवस मनाए जाने की शुरुआत की थी। हाल ही में कौन भारत में सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्यातक कंपनी बन गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एप्पल कंपनी। भारत में एप्पल का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक स्मार्टफोन के निर्यात में सैमसंग नंबर 1 पर थी, लेकिन एप्पल ने इसे पछाड़ दिया है। देश की सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्यातक कंपनी अब दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जून तिमाही में भारत से कुल 1.2 करोड़ स्मार्टफोन का निर्यात हुआ, जिसमें एप्पल की बाजार हिस्सेदारी 49% रही है, जबकि सैमसंग की बाजार हिस्सेदारी 45% ही रह गई। तो दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा, सैमसंग की जगह अब एप्पल कंपनी सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन का निर्यात करने वाली कंपनी बन गई है। हाल ही में इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। इसका आयोजन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR द्वारा किया जाएगा। इसका आयोजन कोलंबिया, इक्वाडोर और चिली के दूतावासों के सहयोग से किया जाएगा। इस महोत्सव में इन तीनों देशों के कलाकार हिस्सा लेंगे तथा इस महोत्सव में राजदूत, शिक्षाविद और अन्य कलाकार भी शामिल होंगे। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। 4th एडिशन ऑफ इंडो लैटिन अमेरिका कल्चरल फेस्टिवल में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? कोलंबिया, इक्वाडोर एंड चिली। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? ICCR के द्वारा, यानी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के द्वारा। और ये कब आयोजित किया जाएगा? तो ये 28 और 29 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। अब देख लेते हैं 24 सितंबर के ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। हाल ही में किसे ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2023 विजेता घोषित किया गया है? बाबर आजम को। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांस्य पदक जीत लिया है? अंतिम पंघाल ने। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? सुरेश गोपी को। PM किसान AI चैटबॉट किसान ई मित्र को किसने लॉन्च किया है? कैलाश चौधरी ने। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? चेतना मारू को। किस देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया है? श्रीलंका के साथ। भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 में भाग लेगी? USA। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अफगानिस्तान को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के आवंटन की घोषणा की है? 400 मिलियन। हाल ही में कहाँ 108 फीट की आदि शंकराचार्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यह किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में। ये थे हमारे 24 सितंबर के ऑलराउंडर रिवीजन। और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। आज का प्रश्न है, हाल ही में किसे ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2023 विजेता घोषित किया गया है? दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हों तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।